हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे और हमने कहानी के द्वारा उसमें समझा भी था और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 3 प्रश्न तो आपके यहीं से बन जाते हैं। किस भाग में? 4 में। किस अनुच्छेद से? तो 36 से 51 तक। और कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। इन्हें लागू करने की राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, बल्कि मौलिक अधिकारों में क्या है, उन्हें लागू कराया जा सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें बनता है, प्रश्न बनता है कि वाद योग्य या वाद योग्य नहीं है। तो ये आपके वाद योग्य नहीं है, यानी इन्हें आप न्यायालय में घसीट नहीं सकते। आप किसी सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं ये आप करो ही करो, क्योंकि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार ही इनको लागू करेगा। ठीक है, ठीक है, यदि उसकी क्षमता एक अस्पताल खोलने की तो एक ही अस्पताल खोलेगा। अब 5 अस्पताल खोलने के लिए आप राज्य को कानून यानी न्यायालय में घसीट नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये वाद योग्य नहीं है, बल्कि आपके मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 38 तो यही कहता है कि भाई राज्यों को लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, भाई नीति निर्देशक तत्व कौन करेगा? राज्य के लिए। किस लिए? लोक कल्याण के लिए और सामाजिक व्यवस्था करेगा। तो अनुच्छेद 38 तो यही कहता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 39 का। तो भाई अब राज्य जो है यदि लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा तो उसमें और भी व्यवस्थाएं करेगा, जैसे समान न्याय, सबको न्याय मिले भाई, निःशुल्क विधिक सहायता मिले। ठीक है, मान लो कोई गरीब है, ना ही कानून ना ही वकील कर पा रहा, तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता मिले ताकि वो समान न्याय उसे मिल सके। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होगा तो बहुत से जो अमीर व्यक्ति के लोग होते हैं जो कानून को खरीद कर अत्याचार बढ़ करेंगे, तो इसलिए तो इसमें ये करेगा। तो ठीक है, तो दो तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि 38 में क्या है कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा कौन? राज्य। ठीक है, और उस सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या करेगा? समान न्याय मिले, निःशुल्क विधिक सहायता मिले। तो 39 काम में अब हम लोग पढ़ते हैं 40। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? ग्राम पंचायतों के गठन से। ठीक है, अब भाई लोक कल्याण करने निकले हैं तो नीचे स्तर से निकलेंगे ना। तो 40 में क्या हो जाएगा कि ग्राम पंचायत स्तर पे क्या किया गया? गठन किया गया, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। ठीक, फिर अनुच्छेद 41 के तहत भाई जब पंचायतों का हो गया है तो पंचायतों की गांव स्तर पे क्या होगा? मनरेगा यानी काम लोगों को मिले, शिक्षा प्राइमरी स्कूल, ठीक, और लोक सहायता के अधिकार। ठीक है, यानी ये जो है काम, शिक्षा, लोक सहायता कहाँ? ठीक है, ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, ताकि आपको याद रहे। आप एक अपने दिमाग में रूपरेखा बना लीजिए कि आप एक गाँव में रहते हैं। ठीक है, और आप उस गाँव में गए तो आपको लगा कि यार यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था वो सही नहीं है और आप अपने आप को राज्य के रूप में देख रहे हैं। तो आप सोच लीजिए 38 अनुच्छेद के तहत आप वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। फिर आपने देखा कि आखिर सामाजिक व्यवस्था बनेगी कैसी? तो आपने 39 कहा के थे कि सबको तो सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए सबसे पहले जो पुलिस यहाँ पर आके परेशान करती है सबके लिए विधिक सहायता होनी चाहिए, निःशुल्क। ठीक है, दरोगा जी पैसा ना ले पाए। ठीक, तब तक फिर आपने सोचा कि यार हमारी सहायता के लिए कुछ लोग होने चाहिए, तो आपने 40 अनुच्छेद के ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया। ठीक, और उसका एक मुखिया बना दिया। ठीक, और आपने मुखिया से कहा कि यहाँ काम, शिक्षा और लोगों की सहायता करने के लिए प्रावधान है तुम्हारे पास। ठीक है, तो आपने अनुच्छेद 41 के तहत कर दिया। अब 42 के तहत क्या है कि भैया अब काम उनको दोगे तो उनको न्याय संगत नहीं, काम देना तो उनकी न्याय संगत हो। न्याय संगत का मतलब उनकी और मनोवांछित दशाओं में हो। ये नहीं कि आप भाई किसी गलत वाला काम करवा रहे हो, ठीक है, उनसे। ठीक है, और मानोचित दशाएं हो कि जैसे कि वो उनके काम करने लायक अच्छी जगह हो। ठीक है, और प्रसूति की सहायता। ठीक, ये सब चीज़ें कहाँ गए? अनुच्छेद 42 में। ठीक, पता है विकास करने में आप उतर गए हो। ठीक हो, 43 अनुच्छेद में कह रहे हो कि कामकारों के लिए निर्वाह की मजदूरी, इतनी मजदूरी जरूर देना उनको कि कम से कम उनके घर की रोजी रोटी चले रहे। ठीक है, ये आप क्या करें अपने गाँव में। फिर अनुच्छेद 43 का कहते हैं उद्योगों का प्रबंध कर रहे हो कि भाई यहाँ पर केवल खेती खेती नहीं, यहाँ पर उद्योग भी लगेंगे, लोगों को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ठीक, कहाँ? अपने गाँव में। ठीक है, 44 के तहत देखो, 44 के तहत सामान देखो, चार चार सामान है दोनों, तो यहाँ पर सामान आचार संहिता, ठीक है, का प्रावधान भी आपने कर दिया संविधान 44 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 45 के 6 वर्ष की जो कम आयु के बच्चे के लिए आपने बाल व्यवस्था देख रहे, शिक्षा का वो बंद कर दिया गया। बच्चे हैं काम वाम नहीं करेंगे, 6 से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए आपने आंगनबाड़ी की व्यवस्था कर दी। ठीक है, और वहाँ पर वो प्रारंभिक शिक्षा की देख रेख नहीं, आप पहले से बच्चे तैयार कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और की सबकी मतलब सबका कल्याण के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित के लिए विशेष प्रबंध कर दिए। दुर्लभ वर्ग के लिए शिक्षा अर्थ हितों की अभिवृद्धि आपने कर दी। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनको अच्छा आहार मिले, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, लोक स्वास्थ्य में सुधार हो, राज्यों का कर्तव्य हो गया। ठीक है, आप अपने आप को एक राज्य समझिए। और 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन, आपने कृषि एवं पशुपालन पे भी जोर दिया कि भैया दुधारू पशु जो है
उनका कुबड़ा उनकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण, आपने कहा कि भैया इतना सब काम कर रहे हैं तो पर्यावरण क्यों दूषित हो, तो आपने उसके संवर्धन में वन्य जीवों की रक्षा, आप भाई गाँव वालों के लिए कर रहे हैं तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए पर्यावरण सुरक्षित करेंगे ना, तो आपने वो भी कर दिया। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये आप इस तरीके से मान के चलिए कि आप एक गाँव में हैं और आप निम्नलिखित ये कार्य करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का व्यवधान है। जैसे कि राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है, और पुराने मंदिर हैं। जो राष्ट्रीय सांची का स्तूप है, ये क्या है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। तो सरकार जो है इनका एक दायित्व होना चाहिए कि इन स्मारकों, स्थानों और बस्तियों का संरक्षण प्रदान का है। 49 में नहीं, सुरक्षा करेंगे और उनको देख रहे 50 में। अब देखिए 50-50 से क्या हो गया, 50-50 यानी आधा आधा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया ना, 50-50 कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिव्यक्ति संबंधी, यानी कोई देश या आक्रमण ना हो, हमारे रिश्ते लोगों से अच्छे रहें, तो अनुच्छेद 51 के तहत शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि की प्रदान किए गए और आपने एक समृद्ध राष्ट्र बना दिया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। अब यार मौलिक अधिकार तुमने ले लिए जीने के, ठीक। सरकार को भी जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हारे कल्याण के लिए काम करें, तो आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं ना। तो आप भी देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है, जो भारतीय नागरिक। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का के अनुच्छेद 51 क्या में दिया गया है। अनुच्छेद 42 है संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, ठीक है। और इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है, सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। तो अब देखिए मौलिक सूची क्या क्या है, काम है। तो मूल कर्तव्य, भारत में प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य क्या क्या है। देखो हम लोग भारतीय नागरिक हैं, तो हम लोगों के क्या क्या कर्तव्य है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं यार भाई। ये कर्तव्य आप लोग जरूर निभाइएगा, ठीक है, यदि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो संविधान का पालन करें, ठीक है। संविधान यानी कानून का पालन करें, उसकी आदर्श, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आप लोग देखिए हमारा झंडा होता है, कभी झुकने नहीं देते हैं आप, ठीक है। आप हमारे मेरे महापुरुष हैं, आप उनके आदर्शों पे चलते हैं। राष्ट्रगान जब होता है तो आप खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे संविधान की जो है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, यानी जैसे स्वतंत्रता को, आंदोलन को प्रेरित करने वाले जिन्होंने जिस आदर्शों से हमारे देश को आज़ादी मिली है, ठीक है, महापुरुषों ने, तो वो हम अपने दिल में रखने चाहिए, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। मान लो भी चाइना युद्ध कर दे और आपसे कहा जाए कि देश, तो क्या आप घर में लुक के बैठेंगे, नहीं, तो अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे ना। तो ऐसा जो हम लोग आज एटीट्यूड लेके चलते हैं ना, वो सिर्फ मौलिक कर्तव्यों की वजह से। भारत के सभी लोगों को समरसता, समान भारत की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं के जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो वो ये हमें कहता है कि हमें देखो आपस में जाति के, देखो आजकल बहुत जातिवादी भेदभाव होता है, ठीक है। तो देखो वो भी हमारे भाई लोग होते हैं, तो हमें जातिवाद भेदभाव नहीं करना चाहिए, धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए इसी में देश का विकास है। यदि हम लोग आपस में लड़कटे रहेंगे ना, तो विदेशी आक्रमण देखो कितना हम पे शासन किए हैं, कितना अत्याचार, क्यों, क्योंकि हम लोग कभी एकजुट होकर रहे ही नहीं। तो मैं कहूँगा कि दोस्तों अब इस देश बदलते समय के साथ बदलना होगा अपनी सोच को, और हमें सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो धर्म हो या किसी जाति का हो, महिला है उनको भी मौके देने चाहिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मतलब मौलिक कर्तव्य, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। हम विशेष जाति से आते हैं, तो अब आप आते हैं या हम आते हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हम अकेले इस देश को नहीं चला सकते और ना ही अकेले देश पे शासन कर सकते हैं। हमें सबको परिवार की तरह देखना चाहिए और हमारे लोगों में ऐसी भावनाएं भी विकसित करनी चाहिए, ठीक है। तभी इस देश का विकास होगा, और देश का विकास तो हमारा विकास, ठीक है। यदि पड़ोसी के घर में आग लगेगी, यदि आप ये सोच के नहीं बुझाएंगे कि वो तो पड़ोसी के घर में आग लगी है, तो वो पड़ोस की आग कब आपके घर में आ जाएगी, ये आप जानते हैं। बस जहाँ आग लगे तुरंत बुझाओ, ठीक है। हमारी संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, ठीक है। हमारी जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, ठीक है, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, ठीक है। हमें अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में संजोगना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण के जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, तब प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, चिड़िया बैठी होती हैं, लोग डीला मार देते हैं, ठीक है। कुत्ते जा रहे होते हैं, लोग उनको पत्थर मार देते हैं। तो दोस्तों ऐसी भावना ना रखें, अपने मन में दया का भाव लेकर आए, ठीक है। आपके पास वन है, उनको ना काटे फालतू के, ठीक है। झील है, उनको दूषित ना करें, नदियाँ हैं, उनमें गंदी चीज़ें ना डालें, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें। सांप होता है, लोग तुरंत मार डालते हैं, नहीं, मारना नहीं चाहिए, फ़ोन करके उसको पकड़वा के जंगल छुड़वा देना चाहिए। ऐसे हमारे विचार होने चाहिए, ठीक है। विज्ञान की दृष्टि से मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना हमेशा विकसित करें, खूब पढ़ें लिखें, मानव समाज की भलाई करें, खूब ज्ञान लें, सुधार, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, ठीक है। आप जैसे मान लो कभी भी रेलवे में बैठते हैं, तुम उसमें थूकते हैं पुड़िया खा के, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक। पता चला बढ़िया जगह देखने गए, वहाँ पुड़िया पान खा के थूक दिए, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए।
ठीक है। और हम लोग देखो, हम लोग जब छोटे-छोटे थे नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे, तो बहुत से बच्चे थे ना, वो पंखा-वंखा जिस दिन पास आउट होते थे, पंखा-वंखा तोड़ खिड़की-उड़की शीशे से फोड़ के चले आते थे। तो दोस्तों ये सब बचने कानी हरकतें होती हैं, ऐसे हमको नहीं करनी चाहिए। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और लोगों को ऐसा करने से रोकना भी चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की चाहिए हो सके। दोस्तों हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए ना कि विदेशी लोग हमारी उन कर्मों को अपनाएँ और इंडिया का नाम रोशन हो, ठीक है। यदि माता-पिता संरक्षक हैं, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने वाले या बालक प्रतिपालय की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जैसे यदि आप किसी बच्चे के बाप हैं या आप माँ हैं, तो आपका एक कर्तव्य होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है? कहने का मतलब है कि आपका एक कर्तव्य यदि आपका बच्चा है, तो उसको आपको स्कूल भेजना ही भेजना है। ठीक है? ये होना चाहिए और आप कोशिश करो कि 4 जगह दान दक्षिणा देने से अच्छा है कि अपने परिवार में कमज़ोर लोगों को शिक्षित करें और उनको आगे बढ़ाने के लिए वो धन, पैसा उन पे खर्च करें। इससे बड़ा आपका पुण्य नहीं हो सकता। यदि आपके घर में लोग अशिक्षित हैं और आप बाहर दान दक्षिणा पुण्य कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। अपने घर हो सकता है जैसे आपका भाई का बेटा या बेटी गरीब हो, तो आप उन पे पैसा खर्च कर सकते हैं। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है? ठीक कौन-सा? माता-पिता संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे दोस्त अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में खूब डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों ये अभी रिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है। बाद में मैं अपनी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको खूब डिटेल में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बता के समझाऊँगा। आपको ये अच्छा लगा है तो ये मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे पढ़ते रहिए और जल्द से जल्द कामयाब बनिए।